देहरादून। एक लड़की पार्क में बैठे ऊपर आसमान में देखते हुए अपने मन में कह रही होती है, आज फिर मुझे नाकामयाबी मिली है। पता नहीं आपने क्या सोच रखा है मेरे लिए, पर कोई बात नहीं। बाबा जी जरूर कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा आपने अपनी सोनी के लिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है बाबा जी। जब भी मेरे कदम डगमगाएंगे तो आप ही मुझे संभालेंगे। पर बाबा जी, मुझे अपने कमरे का किराया भी तो देना है ना। मेरी मकान मालकिन अच्छी है, कभी पैसे जल्दी नहीं मांगती, पर मुझे तो बुरा लगता है ना जब उनके पैसे टाइम पर नहीं दे पाती। आखिर किसी की अच्छाई का मैं फायदा तो नहीं उठा सकती ना। प्लीज बाबा जी, अब तो नौकरी दिलवा दीजिए ना। आई प्रॉमिस कभी उदास नहीं होंगी। वो लड़की मुस्कुराते हुए पार्क से निकलने लगती है। अचानक उसकी नज़र पार्क में एक चेयर पर बैठे लड़के पर पड़ती है। उसकी आंखें नम होती हैं और वो एक टक जमीन को देखे जा रहा होता है। वो लड़की मन में, ये कौन है? आंखों से तो लग रहा है कि रो रहा है। बात करूं कि ना करूं? हे बाबा जी, आप ही बताइए ना अपनी सोनी को। पर आप ही तो कहते हो सब में भगवान बसता है, तो मैं आपको नाराज तो नहीं कर सकती, तो पूछ ही लेती हूँ। सोनी उस लड़के के पास जाकर, एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। सोनी, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो लड़का बिना सोनी की तरफ देखे चेयर से थोड़ा खिसक जाता है और सोनी को बैठने के लिए थोड़ी जगह दे देता है। सोनी, थैंक्स। कुछ हुआ है क्या? लड़का उसे एक नज़र देखता है फिर बोलता है, मतलब? सोनी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ हुआ है क्या? आपकी आंखें नम क्यों हैं? लड़का, ऐसा कुछ नहीं है। सोनी, पर दिख तो ऐसा ही रहा है। लड़का झुंझलाकर, आप क्या मुझे जानती हैं? सोनी, नहीं। लड़का, क्या आपको मेरा नाम पता है? सोनी, नहीं। लड़का, क्या आप मेरी दोस्त हैं? सोनी, नहीं। लड़का, तो फिर क्यों अपना और मेरा टाइम खराब कर रही हो? सोनी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्या हुआ? आप रो रहे थे तो पूछा। लड़का, कुछ नहीं हुआ मुझे। सोनी, कभी कभी अपने दुखों को दूसरों के साथ बांट लेना अच्छा होता है, मन हल्का हो जाता है। लड़का, तुम नहीं समझोगी, हर किसी का दुख अपने खुद का दुख होता है, उसे ही उस दुख के साथ रहना होता है। शायद तुमने कभी कोई गम नहीं देखा, इसलिए बिंदास बोले जा रही हो। सोनी एक नज़र उस लड़के को देखती है, फिर सामने देखते हुए बोलती है, किश्ती तो सबकी डूबी हुई है यहाँ। बस इतनी सी बात है मेरे यार, कोई तैर कर पार हो जाता है और कोई डूब कर तर जाता है। सोनी, जिंदगी में हर किसी के हिस्से में गम है मेरे दोस्त। बस कोई ऊपर वाले से सिकवा कर लेता है, तो कोई ऊपर वाले का इम्तिहान समझकर जिंदगी जी लेता है। लड़का, ये शायरी, ये बड़ी बड़ी बातें सब कहने की होती हैं। मेरा असली दर्द तो सिर्फ वही जान सकता है जो अकेला हो, जो अपना सब कुछ खो चुका हो। तुम सिर्फ ही शायरी ही कर सकती हो। सोनी, हाँ सही कहा तुमने, मैं सिर्फ शायरी और ये बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हूँ, पर यह गलत है कि मैं अकेले होने का दर्द नहीं समझ सकती। लड़का, तुम और अकेलेपन का दर्द समझ सकती हो, तुम जो कभी अकेली रही ही नहीं होगी। वो क्या जाने अकेलेपन का दर्द। सोनी, 7 साल से अकेले ही जी रही हूँ। लड़का हैरानी से उसकी तरफ देखकर, क्या मतलब 7 साल से अकेले? सोनी, 12 साल की थी जब माँ नहीं रही। कुछ महीने बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली। 4 साल सौतेली माँ के लिए काम वाली बाई बनकर काम आती रही। सुकून था कि चलो सर पर छत है, 2 वक्त का खाना और स्कूल में पढ़ने को मिलता रहा। बाप को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहा था कभी, शुरू से ही, क्योंकि उनको तो बेटे की चाह थी। फिर 4 साल बाद जब उनके बेटा हुआ, तब सौतेली माँ ने बाप के कान भरकर हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। उसके बाद जिंदगी का सफर अकेले ही शुरू कर दिया। भगवान से शिकायतें कम होती गईं, जिंदगी से प्यार हो गया अब। वो लड़का सोने की तरफ देखता है, कितना सुकून था उसके चेहरे पर। लग ही नहीं रहा था कि इतने सुकून से भरे चेहरे वाली लड़की इस हद तक अकेली रह गई होगी। लड़का, फिर क्या किया तुमने? सोनी, फिर कुछ दिन तो कभी यहाँ वहाँ भटकती रही, फिर एक जगह बेटर की पार्ट टाइम जॉब के साथ में प्राइवेट ग्रेजुएशन भी की, बस। लड़का, काफी संघर्ष किया है तुमने जिंदगी में। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे पता नहीं था ये सब। सोनी, आप सॉरी मत मांगे, ये तो चलता रहता है, और संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में रहता है। कोई रोटी के लिए, कोई रहने के लिए, कोई किसी और चीज के लिए संघर्ष करता ही रहता है। लड़का, हम। सोनी, चलिए अब बताइए, आपकी आंखें नम क्यों थीं? लड़का, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सोनी, अरे बताएं ना, आपको अच्छा फील होगा, दुख बांटने से कम होता है। लड़का,
आज से 1 माह पहले मेरे डैड और छोटी बहन एक एक्सीडेंट में चल बसे और मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। तब से हर दिन बस मैं काट ही रहा हूँ बस। 1 महीना हो चुका है, पर आज भी अकेले जीना नहीं सीख पाया। क्यों किया भगवान ने ऐसा मेरे साथ? मेरी दुनिया उजाड़ दी। सोनी ये सुनकर चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोनी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। फैमिली खोना क्या होता है मुझे एहसास है। लड़का, बताओ ना क्यों किया भगवान ने मेरे साथ ऐसा? मेरी छोटी बहन का क्या कसूर था जो इतनी जल्दी उसे मुझसे दूर कर दिया भगवान ने? सोनी उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर, प्लीज हिम्मत रखो, मैं तुम्हारा दुख तो नहीं कम कर सकती, पर प्लीज खुद को संभालो। तुम्हें ऐसे देखकर उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। लड़का, मुझसे नहीं हो पाता यार। आज 1 महीना हो चुका है उनको इस दुनिया से गए हुए, पर मैं वहीं ठहर गया हूँ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे भी उठा लेते। सोनी, हर किसी को कभी ना कभी इस दुनिया से चले जाना ही है। मैं भी एक ना एक दिन चली जाऊंगी इस दुनिया से, और तुम भी चले जाओगे एक दिन। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहता। जीवन मौत तो प्रकृति का चक्र है एक। शायद तुम्हारे माँ बाप और बहन का इस दुनिया में इतना ही वक्त लिखा था, और निश्चित समय पर हर किसी को जाना ही पड़ता है इस दुनिया से। मुझे पता है किसी के जाने का गम कोई नहीं बांट सकता, किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर हमें अपनी आखिरी सांस तक ये जीवन जीना होता है। क्या तुम्हें ऐसे उदास देखकर तुम्हारे माँ बाप बहन की आत्मा दुखी नहीं होती होगी? तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर ही उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, उनके अधूरे सपने पूरे करने चाहिए। यही तुम्हारा फर्ज है। ऐसे दुखी बैठे रहने से उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। हर किसी ने कभी ना कभी किसी को खोया होता है, पर ये जीवन की रीत है। कोई आता है कोई जाता है। तुम तो फिर भी बड़े हो, पर उनका सोचो जो बचपन में ही अपने माँ बाप को खो देते हैं, पर फिर भी एक न एक दिन अकेले जीना सीख ही जाते हैं। मैंने भी अपनी माँ को खोया था, पर फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि हर किसी को अपना समय पूरा करके यहाँ से जाना ही होता है। वो लड़का उसकी बातें नम आंखों से सुनता रहता है। सोनी, हर किसी की जिंदगी में दुख है यहाँ, पर फिर भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। प्लीज खुद को इस गम से निकालो और जिंदगी की नई शुरुआत करो, जिससे तुम्हारे अपनों की आत्मा को शांति मिलेगी। लड़का, हाँ। सोनी, हल्का महसूस हुआ? लड़का, हाँ। सोनी, गुड। कभी कभी किसी से गम बांट लेने चाहिए, हल्का महसूस होता है। लड़का हल्का सा मुस्कुरा देता है। सोनी, अच्छा चलो नई शुरुआत करते हैं आज। सोनी खड़ी होकर हाथ आगे करके, हेलो, माई नेम इज सोनी कपूर। लड़का हाथ आगे कर, हेलो, आई एम अर्जुन बाजवा। सोनी, तो मिस्टर अर्जुन बाजवा, क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगे? अर्जुन, हाँ। सोनी, ओके तो अर्जुन, क्या आज तुम अपना पूरा दिन मेरे साथ बिताना पसंद करोगे? अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है। सोनी, चलो अब उदास नहीं होना है। अर्जुन और सोनी पार्क से बाहर निकल जाते हैं। सोनी अर्जुन को लेकर पास वाले गुरुद्वारे लेकर जाती है। सोनी अपने सिर पर दुपट्टा लेती है। अर्जुन भी अपने सिर पर रुमाल बांध लेता है। दोनों अपने जूते जोड़ा घर में जमा करवाकर अंदर जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर एक साथ खड़े होते हैं। सोनी मन में, बाबा जी, आपने हमेशा मुझे संभाला है, चाहे सुख हो या दुख, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। बाबा जी, आज फिर मैंने किसी को दर्द में देखा है। अर्जुन ने अपनी पूरी फैमिली को खोया है। मैं उसको सिर्फ सांत्वना ही दे सकती हूँ, पर उसका दर्द बहुत बड़ा है। किसी को खोने का गम सहना बहुत मुश्किल होता है। बाबा जी प्लीज अर्जुन को हिम्मत देना ये सब सहने की। अर्जुन, मुझे नहीं पता आपने मुझे क्यों अकेला कर दिया। मैं अपने दर्द को अंदर ही समेट कर बैठा था, पर आज किसी के साथ दर्द बांटकर हल्का महसूस कर रहा हूँ। सही कहा है सोनी ने कि मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, जीना है, ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिले। थैंक यू मुझे राह दिखाने के लिए, एक मार्गदर्शक भेजने के लिए। भगवान मेरे बिछड़े हुए अपनों की आत्मा को शांति देना। दोनों माथा टेक कर कुछ देर बैठते हैं। फिर सोनी अर्जुन को लेकर लंगर हॉल में बर्तन धोने की सेवा करने चली जाती है। 1 घंटे तक दोनों सेवा करते हैं। इसी बीच अर्जुन को भी यहाँ हल्का महसूस होता है। फिर दोनों लंगर भी खाते हैं। उसके बाद दोनों गुरुद्वारे से बाहर आ जाते हैं। अर्जुन, थैंक्स यहाँ लाने के लिए। सोनी, थैंक्स मुझे नहीं, बाबा जी को करो, जिन्होंने खुद तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं तो बस एक जरिया बनी हूँ। चलें अब और जगह। अर्जुन, कहाँ? सोनी, चलो तो। दोनों एक कॉलोनी में जाते हैं जहाँ छोटे छोटे घर थे,
जब दोनों वहां पहुंचते हैं तब छोटे छोटे बच्चे सोनी को आकर घेर लेते हैं। एक लड़का, दी आज भी पढ़ाने आई हो? पर आज तो संडे नहीं है। सोनी, नहीं बेटा, आज तो मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाने लाई हूँ। इससे मिलो, ये है अर्जुन। अर्जुन सबसे हेलो बोलता है। सब अर्जुन से बातें करते हैं और उसे हंसाते हैं। तभी एक लड़का राहुल बोलता है, दीदी आज हमारी छोटी बहन पीहू का जन्मदिन है, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम बड़ा केक ला सकें, और अम्मा के पास भी पैसे नहीं हैं। दीदी हम कोई भी अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना पाते और बच्चों की तरह? सोनी, पीहू बेटा, आपको अपना जन्मदिन मनाना है क्या? तो चलो हम आज आपका जन्मदिन मनाते हैं। राहुल, पर कैसे दीदी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। सोनी, सब हो जाएगा, तुम जाओ घर से एक प्लेट और चाकू लेकर आओ, मैं भी अभी आती हूँ। अर्जुन आप प्लीज यहीं रहना, मैं अभी आई। थोड़ी देर में राहुल और सोनी दोनों आ जाते हैं। सोनी राहुल से प्लेट लेकर उसमें एक फ्रूट केक का पैकेट खोलकर 3 स्लाइस प्लेट में रखकर फिर एक के ऊपर एक स्लाइस रखकर तह बना देती है। सोनी, पीहू बेटा देखो केक बन गया। पीहू, हाँ पर इस पर तो कैंडल नहीं है। सोनी, पीहू बेटा, हमें तो इस दुनिया में रोशनी करने वाला बनना है ना, तो हम कैंडल क्यों बुझाएं, इसलिए हम सीधा केक कट करेंगे। पीहू खुशी खुशी स्लाइस कट करती है और सब खाते हैं। फिर वो एक गाना गाकर सब बच्चों को नाचने को कहती है। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। सोनी, देखा बच्चों, हमने कितनी मस्ती की ना। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हमारे पास है उसी में प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे खुश रहें, समझे? बच्चे, हाँ जी दी। कुछ देर बाद दोनों कॉलोनी से निकल जाते हैं। कॉलोनी से बाहर निकलकर अर्जुन, तुमने पीहू के लिए बड़ा केक क्यों नहीं लिया? सोनी, जानते हो, जब हमें चीजें आसानी से मिलती जाती हैं तब हम इसके आदी होते जाते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं, जबकि मेहनत से हर चीज पाई जा सकती है। आज ये बच्चे छोटे हैं, पर इन्हें अच्छी चीजें सिखाएंगे तो ये सीख भी जाएंगे। पैसे देकर तो मैं इनकी आदतें ही खराब करूंगी, और मैं नहीं चाहती इन बच्चों की आदतें खराब हों और मेरे इनको सब कुछ देने से ये मेहनत करना छोड़ दें। ये मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी तो अपना कल अच्छा बनाएंगे। अर्जुन, सही कहा तुमने, पर तुम इनको कैसे जानती हो? सोनी, बस ऐसे ही। 3 साल पहले मैं यहाँ पास में जॉब करती थी, तो ये बच्चे एक दिन मुझे सड़क पर खेलते मिले। धीरे धीरे इनसे बात करने पर पता चला कि इनको पढ़ने का काफ़ी शौक है, पर पढ़ नहीं पाते। तब मैंने इनके घर वालों को इनको पढ़ने के लिए मनाया, पर वो लोग खर्च उठाने की हालत में नहीं थे। तब मैंने इनका पास के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वहाँ ये पढ़ने लगे। मैं भी इनको फ्री टाइम में पढ़ाने आती रहती हूँ कॉलोनी में। अर्जुन, बहुत नेक काम कर रही हो तुम। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो औरों का भी सोचते हैं। अच्छी सोच है तुम्हारी। सोनी, पता नहीं, पर इससे मुझे सुकून मिलता है। जब बड़े होकर ये कामयाब होंगे ना, तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अर्जुन, हाँ, जिंदगी में सुकून ही तो चाहिए होता है। तुमसे आज मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स मुझे अपना आज का दिन देने के लिए। तुमसे बहुत अच्छी बातें सीखी आज। सोनी, अब उदास मत हो ना, जो होना था वो हो चुका है। हम उनको अब वापस नहीं ला सकते। उनकी अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ना है अब तुम्हें। अर्जुन, कोशिश करूँगा। सोनी, गुड। अर्जुन, वैसे सोनी तुम उस पार्क में क्या कर रही थी? सोनी, कुछ नहीं, बस इंटरव्यू से वापस आई थी तो वहाँ चली गई। अर्जुन, मिल गई जॉब? सोनी, कहाँ यार, पर कोई नहीं, मिल जाएगी। बाबा जी है ना मेरे, वो कहीं ना कहीं दिलवा ही देंगे। अर्जुन कुछ सोचकर, हाँ। सोनी, चलो अब चलते हैं घर। अर्जुन, सोनी क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो? सोनी, अरे यार ले लो ना, अब तो तुम मेरे दोस्त ही हो। अर्जुन, हाँ। दोनों एक दूसरे से उनका नंबर ले लेते हैं। अर्जुन सोनी का नंबर जिंदगी नाम से सेव कर लेता है। फिर दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सोनी घर पहुंचती है जहां वो रहती है। एक 45 वर्षीय औरत दरवाजा खोलती है। औरत, सोनी आ गई तुम? सोनी, जी सीमा आंटी, बस वो थोड़ा काम आ गया था तो आज लेट हो गया, पर आंटी आज भी मुझे नौकरी नहीं मिली। सीमा आंटी उसे पानी का गिलास देते हुए, कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी जल्द, तुम चिंता मत करो। सोनी, मिल तो जाएगी आंटी, पर मुझे आपको कमरे का किराया भी तो देना है ना। सीमा जी, सोनी मैंने तुम्हें कभी किराए के लिए कहा है क्या, जो तुम इतनी टेंशन लेती हो? ज़्यादा मत सोचा करो, तुम मेरे लिए नेहा जैसी ही हो। अरे हाँ, नेहा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, पहले उससे मिल लो।
फिर दोनों फ्रेश होकर खाने के लिए आ जाओ। सोनी, जी आंटी। सोनी नेहा के कमरे में जाती है। नेहा सोनी को देखकर दौड़कर उसके पास जाती है और खुशी से उसे गोल गोल घुमाने लगती है। नेहा, दी दी दी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सोनी, अरे अरे धीरे, नेहा मैं गिर जाऊंगी। नेहा, सॉरी सॉरी दी। सोनी, अच्छा बताओ इतनी खुश क्यों हो। नेहा, दी मैं ग्रेजुएट हो गई, मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है और आपको पता है मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। सोनी, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे पता था तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आखिर तुमने मेहनत जो इतनी की थी। नेहा, दी इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं शामिल, इसमें आपकी भी मेहनत लगी है, आपने मुझे दिन रात एक करके पढ़ाया जो था। सोनी, बस बस मेरी तारीफें बहुत हो गई, चल मैं फ्रेश हो लूँ फिर खाना खाने चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों सीमा जी के पास आ जाती हैं। नेहा, मम्मा जल्दी करो भूख लगी है। सीमा जी, आ रही। सीमा जी डाइनिंग टेबल पर खाना रखती हैं। नेहा, बाव हलवा। सीमा जी, हाँ तुम्हारे फर्स्ट आने की खुशी में। सोनी, आंटी आप भी बैठ जाइए, हम खुद ले लेंगे। सीमा जी भी बैठ जाती हैं। सीमा जी, सोनी तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो नेहा आज फर्स्ट आई है। सोनी, आंटी मैंने सिर्फ नेहा को पढ़ाया है, मेहनत तो सिर्फ नेहा की है। सीमा जी, बेटा ये तो तुम्हें आदत है अपनी तारीफ ना सुनने की, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब कामयाबी हासिल करो और फिर मैं तुम दोनों की अच्छे घरों में शादी कर दूँ। सोनी, आंटी आप नेहा की शादी की सोचिए बस, मुझे शादी वादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीमा जी, क्यों सिर्फ नेहा का सोचूं, तू मेरी बेटी नहीं है क्या। सोनी, ऐसी बात नहीं है आंटी, आप जानती हैं शुरू से ही मैं रिश्ते के मामलों में बदनसीब रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं शादी के रिश्ते से उम्मीद रखूं। नेहा, रहने दीजिए माँ, दी ऐसे ही आपको बातों में उलझा देंगी, जिस दिन दी को किसी से मोहब्बत होगी ना, उस दिन ये आपसे अपने रिश्ते की खुद बात करेंगी। सीमा जी, भगवान करे तुम्हारी बात जरूर सच हो। सोनी, बस बस, आप तो आज ही सपने बुनने लगी हैं दोनों, खाना खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। तीनों खाना खाने लगती हैं। तीनों खाना खाकर सोने चली जाती हैं। अगले दिन सुबह 11 बजे सोनी को एक कॉल आती है। सोनी, हेलो। लड़की, हेलो, क्या मैं मिस सोनी कपूर से बात कर सकती हूँ। सोनी, जी मैं सोनी कपूर बोल रही हूँ। लड़की, हेलो मिस सोनी, मैं बाजवा ग्रुप ऑफ कंपनी से निशा बात कर रही हूँ। हमें आपका सीवी एक जॉब कंसल्टेंसी से मिला है, हमारे यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, क्या आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए आज। सोनी, जी ज़रूर, प्लीज़ आप मुझे एड्रेस मैसेज कर देंगी। निशा सोनी को एड्रेस मैसेज कर देती है। सोनी वहां जाकर इंटरव्यू दे देती है और उसे वो जॉब मिल जाती है। सोनी अगले दिन से जॉब ज्वाइन करती है। सुबह 9 बजे सोनी ऑफिस जाकर निशा से मिलती है। निशा, हेलो सोनी, आप एकदम टाइम से आई हैं, आइए मैं आपको आपका केबिन दिखाती हूँ। सोनी, जी मैम। निशा, सोनी आप मुझे सिर्फ निशा बोल सकती हैं क्योंकि यहाँ सब एक फैमिली की तरह ही हैं। सोनी, जी निशा। निशा केबिन के अंदर पहुंचकर, सोनी ये आपका केबिन, सर अभी आए नहीं हैं, तब तक आप यहीं बैठिए। निशा चली जाती है। थोड़ी देर बाद निशा सोनी के केबिन में आती है। निशा, सोनी सर आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं, मुझे थोड़ा काम है तो आप उनके केबिन में चली जाइए, यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट में उनका केबिन है। सोनी, ठीक है निशा। सोनी बॉस के केबिन के बाहर नॉक करती है। सोनी, मे आई कम इन सर। बॉस, यस प्लीज कम इन। सोनी अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो हैरान रह जाती है। सोनी, तुम यहाँ कैसे। बॉस, मेरा ऑफिस है तो मैं अपने केबिन में ही होऊंगा ना। सोनी, तुम्हारा ऑफिस, पर ये तो मिस्टर अजय बाजवा की कंपनी है ना। बॉस, हाँ ये उनकी ही कंपनी है और मैं उनका बेटा अर्जुन बाजवा हूँ, वो पिछले महीने मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। फिर मुझे एक दोस्त ने समझाया कि मेरे उदास होने से उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी, मुझे उदास ना होकर उनके सपनों को पूरा करना चाहिए, तो बस मैंने ऑफिस आना शुरू कर दिया। सोनी, अच्छा लगा तुम्हें आगे बढ़ते देखकर अर्जुन। ओ सॉरी सर। अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए अर्जुन ही हूँ। सोनी, पर आप मेरे बॉस हैं। अर्जुन, बॉस बाद में, पहले दोस्त। सोनी, ठीक है अर्जुन, पर मैं सबके सामने आपको सर ही बुलाऊंगी। अर्जुन, चलो ठीक है, आओ बैठो। अर्जुन, सोनी तुम ये मत सोचना कि मैंने ये जॉब तुम्हें दोस्त होने के नाते दी है, बल्कि मुझे लगता है तुम ये डिजर्व हो। मुझे ये उस दिन पता चल गया था कि तुम जॉब ढूंढ रही हो, इसलिए मैंने ऑफिस से तुम्हें फ़ोन करवाया था, बट तुम्हारा इंटरव्यू किसी और से करवाया
ताकि तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के दम पर ये जॉब मिले। इसलिए ये मत सोचना कि ये जॉब तुम्हें मेरे कारण मिली है। सोनी, थैंक्स। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें अपनी तरफ से निराश ना करूं। अर्जुन, गुड। तो आज से काम शुरू करते हैं। सोनी, हाँ। अर्जुन, पापा ही ये ब्रांच संभालते थे और मैं दिल्ली की ब्रांच, तो ज़्यादा यहाँ का काम देखा नहीं, पर अब पापा नहीं तो सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। सोनी, तुम सब अच्छे से संभाल लोगे? अर्जुन, हम। तुम्हें काम में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे या निशा से कह सकती हो। कल मेरी एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड मीटिंग है, तो तुम उसमें मुझे असिस्ट करोगी। ये इस प्रोजेक्ट की फाइल है, तुम स्टडी कर लो। 4 बजे इस पर डिस्कस करते हैं। सोनी, ठीक है। सोनी फाइल लेती है और अपने केबिन में चली जाती है। लंच टाइम में निशा सोनी के पास आती है। निशा, सोनी चलो लंच करने चलते हैं। सोनी, नहीं निशा, आप कर लीजिए, मैं आज लंच नहीं लाई हूँ। निशा, अरे कोई बात नहीं, मेरे साथ कर लो। सोनी, नहीं आप कीजिए, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। निशा, ऐसे कैसे भूख नहीं, उठो चलो जल्दी। सोनी निशा की जिद करने पर उसके साथ कैंटीन चली जाती है। कैंटीन में निशा, सोनी तुम्हारे घर में कौन कौन है? सोनी, सीमा आंटी और उनकी बेटी नेहा, जो मेरी बहन जैसी है, बस हम तीनों ही हैं। निशा, तुम्हारे मॉम डैड? सोनी, हैं भी और नहीं भी। निशा, मतलब? नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। सोनी, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है अब। उनके जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। कुछ साल ठीक रहे, पर एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें डर था कि कहीं मैं उनके बेटे का हक ना ले लूं। डैड ने भी मुझसे किनारा कर लिया। बस तब से मैं अकेली हूँ। फिर इस शहर में आई। निशा, आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम फिर से उदास हो गई। मुझे पूछना नहीं चाहिए था। सोनी, अरे नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, ये सब तो चलता ही रहता है। मुझसे भी ज्यादा दुख है इस दुनिया में। मैं तो फिर भी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। बाबा जी हमेशा मेरे साथ हैं, तो मैं औरों के लिए क्यों उदास हूँ? निशा, तुम्हें बहुत सब्र है सोनी। सोनी, आप बताइए ना अपने बारे में, आपकी फैमिली में कौन कौन है? निशा, मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी 5 साल की बेटी है। सोनी, क्या आपकी 5 साल की बेटी है? मैंने तो सोचा आप अनमैरिड हैं, आप दिखती भी तो इतनी यंग हैं। निशा, हाँ हाँ हाँ, सब यही कहते हैं। सोनी, और बाकी फैमिली, आपके पति? अभी तो लंच टाइम खत्म हो गया है, कल बताती हूँ। सोनी, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर दोनों अपने अपने केबिन में चली जाती हैं। शाम को सोनी अर्जुन के केबिन में जाती है। अर्जुन, तो सोनी तुमने प्रोजेक्ट फाइल देख ली? सोनी, जी। अर्जुन, ओके, तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम अपना प्रपोजल बेहतर पेश कर सकें उन्हें? सोनी, हाँ देखिए अर्जुन, जो अपार्टमेंट का डिज़ाइन हमने बनाया है वो अच्छा है। रहने वालों के लिए अपार्टमेंट डिजाइन बेस्ड है। हम इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं। अर्जुन, क्या? सोनी, हमें इसके साथ एक बिल्डिंग के सामने एक पार्क भी दे सकते हैं। जैसे कि ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, तो फैमिली में बच्चे और बुजुर्ग भी होंगे, तो पार्क की तरफ कस्टमर्स का ध्यान आकर्षित होगा। अर्जुन, हम। गुड आइडिया, और पार्क के लिए जगह भी है आगे। चलो ये ब्लूप्रिंट एडिट करवा लेता हूँ। आई होप क्लाइंट को डिजाइन पसंद आए। सोनी, आई होप सो। दोनों फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को सोनी खाना खाते हुए नेहा और सीमा को ऑफिस में क्या क्या हुआ बता रही होती है। नेहा, क्या दी, आप ना बस ऑफिस के काम के बारे में ही बता रही हो, कुछ और बताओ ना। ऑफिस में कोई हैंडसम लड़का नहीं मिला क्या? सोनी उसके सिर पर चपत लगाते हुए, मैं वहाँ काम करने जाती हूँ, ना कि लड़के ताड़ने। नेहा, क्या दी, आप ना कितनी बोरिंग हो। वैसे आपके बॉस कैसे हैं, स्मार्ट हैं? सीमा आंटी, हाँ हाँ हाँ, सोनी इसका बस चले ना तो ये आज ही तुम्हें लड़का पसंद करवा दे। नेहा, और नहीं तो मेरा भी मन करता है किसी को जीजू बोलने को। सोनी, बस बस, ज़्यादा सपने मत देख, और मेरे बॉस मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। सीमा आंटी, सोनी, आज ही तो तुम्हारा पहला दिन था ऑफिस में, तो एक ही दिन में दोस्ती कैसे? सोनी, अरे आंटी, उनसे मैं पहले भी मिली हूँ। फिर सोनी उन दोनों को उस दिन पार्क वाली सारी बात बता देती है। सीमा आंटी, बहुत बुरा हुआ उस बच्चे के साथ, भगवान उसे जल्दी ही इस दुख से उबार ले। नेहा, हाँ। तीनों फिर कुछ देर बाद सोने के लिए चली जाती हैं। रात को सोनी को अर्जुन का मैसेज आता है। सोनी, सॉरी इतनी रात को तुम्हें मैसेज किया, असल में क्लाइंट की मेल आई थी, उन्हें परसों आउट ऑफ इंडिया जाना है,
तो वो कल सुबह मीटिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सुबह जल्दी आ जाना ताकि 10 बजे मीटिंग शुरू कर लें। सोनी मैसेज का रिप्लाई करती है, ठीक है अर्जुन, मैं सुबह टाइम पर आ जाऊंगी। अगले दिन सोनी जल्दी ऑफिस पहुंच जाती है। अर्जुन, सोनी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होना, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन तुम दोगी। सोनी, पर अगर कुछ गलत हो गया तो? अर्जुन, अरे कुछ गलत नहीं होगा, या तो डील होगी या नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो, बस अपना 100% दो। सोनी, हम तभी अर्जुन को निशा फ़ोन कर बताती है, सर मिस्टर बांसल मीटिंग के लिए आ गए हैं। अर्जुन, ठीक है, उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ, हम 5 मिनट में आते हैं। अर्जुन सोनी को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और दोनों मीटिंग रूम में चले जाते हैं। मीटिंग रूम में, हेलो मिस्टर बांसल। अर्जुन मिस्टर बांसल से हाथ मिलाते हुए कहता है, मिस्टर बांसल। हेलो मिस्टर बाजवा, कैसे हैं आप? आपकी फैमिली के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। अर्जुन, बस मिस्टर बांसल, होनी को कौन टाल सकता है, इनसे मिलिए, ये है मिस सोनी, आज की प्रेजेंटेशन यही देंगी। सोनी, हेलो सर। मिस्टर बांसल, हेलो मिस सोनी, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सोनी प्रेजेंटेशन शुरू कर देती है। मिस्टर बांसल को प्रेजेंटेशन पसंद आती है और सोनी के आइडिया भी पसंद आते हैं। मिस्टर बांसल, मिस्टर अर्जुन, हमें ये डील मंजूर है, आप पेपर वर्क कंप्लीट करवा लें, मैं साइन कर दूंगा। एक और बात, आपकी असिस्टेंट बहुत टैलेंटेड है। फिर मिस्टर बांसल सोनी के सर पर हाथ रखकर 2000 का नोट उसे देते हुए, ये मेरी तरफ से तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, खूब तरक्की पाओ। सोनी, सर मैं ये नहीं ले सकती। मिस्टर बांसल, ले लो बेटा, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ और ये मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ। सोनी अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन आंखें झपका देता है। सोनी मिस्टर बांसल से पैसे ले लेती है। थोड़ी देर में अर्जुन के केबिन में अर्जुन सोनी को गले लगाते हुए, सोनी आज पापा बहुत खुश होंगे मुझसे। अर्जुन हंसते हुए रोने लगता है। सोनी उसके आंसू साफ करते हुए, बस अब कभी नहीं रोना, सिर्फ आगे बढ़ना है। अर्जुन, हाँ थैंक्स सोनी, मेरा साथ देने के लिए, मुझे संभालने के लिए। सोनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और हाँ, अब से हर रोज लंच करना है टाइम पर, और ये एक दोस्त का ऑर्डर है। अर्जुन, हाँ ठीक है। सोनी अपने केबिन में चली जाती है। लंच टाइम में कैंटीन में निशा, मुबारक हो सोनी, डील साइन हो गई। सोनी, थैंक्स। अच्छा, अब मुझे आपकी कहानी सुननी है। निशा, ठीक है सुनो। मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर सूरज से शादी की थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि उन्हें सूरज पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे काफ़ी मना किया कि सूरज सही नहीं तेरे लिए, पर मेरे दिमाग पर तो सूरज ने अपने झूठे प्यार की पट्टी चढ़ाई हुई थी। मैंने उससे कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद सब ठीक ही था, मैं नौकरी करती थी, पर सूरज ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो दिन भर घर पड़ा रहता। शुरू में सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे उसने मुझसे पैसे लेने शुरू कर दिए। मैं भी ये सोचकर दे दिया करती थी, चलो शायद उसे कुछ जरूरत पड़ती होगी। फिर एक दिन मैंने उसे पैसे देने से मना किया, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और गालियां देने लगा। मैं उस दिन हैरान रह गई कि सूरज ऐसा भी कर सकता है, जबकि तब मैं प्रेग्नेंट थी। उस दिन के बाद रोज यही चलता रहा। वो पीकर आता, फिर पैसे मांगता। उसने अब मुझे मारना भी शुरू कर दिया था। एक दिन उसने बहुत पी रखी थी, तो वो मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझसे शादी करके उसे कुछ नहीं मिला। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैं फाइनेंशियली अच्छे घर से थी, और वो मेरे घर का इकलौता दामाद बनकर ऐश करना चाहता था, पर मुझसे शादी कर उसे कुछ नहीं मिला। वो गुस्से में मुझे थप्पड़ मारकर निढाल होकर सो गया। पर उसके वो शब्द कि उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, मेरे कानों में सारी रात गूंजते रहे। मैंने उस दिन के बाद उससे बात करनी बंद कर दी। वो घर आता और मुझे सुनाकर चला जाता। उसके घर वालों का तो वैसे ही मुझे भी कुछ पता नहीं था। एक दिन अचानक वो घर आया और उसने मेरे सामने कुछ कागज फेंक दिए और बोला साइन कर दो। मैंने जब वो कागज उठाकर पढ़े तो मैं हैरान रह गई। वो तलाक के कागज थे। मैंने गुस्से में उससे बहुत कहा कि वो ऐसा ना करे, उसे अपने होने वाले बच्चे का भी वास्ता दिया, पर उसके शब्द सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने कहा कि उसके लिए इस बच्चे का कोई महत्व नहीं है, ये जिए या मरे, ये मेरे लिए अनचाहा बोझ है। मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ जो पैसे वाली है और मुझे भी पसंद है। निशा की आंखें अपनी दास्तां सुनाते सुनाते नम हो गई थीं। निशा, फिर मैंने कुछ नहीं सोचा। एक माँ के लिए, अपने अजन्मे बच्चे के लिए ऐसी घटिया बातें सुनना बहुत दुखदाई होता है। मैंने पेन लिया और तलाक के कागज पर साइन कर दिए। उस घर से अपना सामान लेकर हमेशा के लिए निकल आई
और फिर यहाँ देहरादून आ गई हमेशा के लिए। सोनी, आपने इतना कुछ सहा, फिर भी आप मुस्कुराती रहती हैं। आप में बहुत हिम्मत है सच में। आप तब अपने मायके क्यों नहीं गईं वापस? निशा, किस मुंह से जाती उनके पास? उस घर के दरवाजे तो मैंने खुद ही बंद कर लिए थे सूरज से शादी करके, इसलिए मैंने वो शहर छोड़ दिया हमेशा के लिए। और तुम कहती हो ना कि मैं खुश रहती हूँ हमेशा, और मुझे देखकर लगता ही नहीं है कि मैंने इतना दुख सहा है। तो उसकी वजह है मेरी बेटी जिया। मेरी मुस्कुराहट का राज मेरी जिया, मेरे जीने की वजह जिया। जिया का जिक्र करते ही निशा के चेहरे पर अलग ही खुशी आ गई थी। निशा सोनी को जिया की फोटो दिखाती है। सोनी, अरे कितनी प्यारी है ये क्यूट सी जिया। निशा, क्यूट तो है पर शैतानी भी बहुत करती है। सोनी, हाँ हाँ हाँ, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। निशा, हाँ। सोनी, देहरादून आने के बाद कैसे रहीं? मेरा मतलब तब आप प्रेग्नेंट थीं, तो नई जगह आपको तो बहुत मुश्किलें देखनी पड़ी होंगी ना? निशा, हाँ मुश्किलें तो बहुत आईं, पर कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो बहुत से रास्ते खोल भी देता है। जब मैंने सूरज का घर छोड़ा तब मुझे कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाऊंगी। तब रेलवे स्टेशन चली गई। उस टाइम जो ट्रेन थी उसकी टिकट ली और ट्रेन पर चढ़ गई। वो देहरादून की ट्रेन थी। ट्रेन में मुझे सीट मिल गई थी। मेरे सामने सीट पर एक औरत बैठी थी। कुछ देर बाद उस औरत ने अपना टिफिन खोला और खाना खाने लगी। उन्होंने मुझे भी खाने के लिए पूछा, पर मैंने मना कर दिया। भूख तो मुझे लगी थी, पर ऐसे अनजान शख्स के साथ खाना मुझे सही नहीं लगा। कुछ देर बाद उस औरत ने पेंट्री से खाना ऑर्डर कर दिया, और जब खाना आया तब मेरे सामने रखकर उन्होंने कहा कि खा लो, ये मैं नहीं लाई, ये यहीं से ऑर्डर करके मंगवाया है। तुम्हें इस हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए। तब मैंने खाना खा लिया। हम दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। मुझे उनका स्वभाव अच्छा लगा। वो एक प्रोफेसर थीं और देहरादून में अपने बेटे के साथ रहती थीं। वो मुझे अपने साथ देहरादून ले गईं। मैं उनके घर किराए पर रहने लगी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब जिया हुई तब उन्होंने ही इसका नाम जिया रखा। जिया के कुछ बड़े होने पर उनके बेटे ने मुझे यहाँ बाजवा ग्रुप ऑफ कंपनी में जॉब दिलवा दी। वो भी यहीं जॉब करता है। आज भी मैं उनके घर ही रहती हूँ। आंटी कॉलेज से रिटायर हो चुकी हैं। एक बार आंटी ने अपने बेटे के कहने पर मुझे अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखा था, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं और मेरी बेटी किसी पर बोझ बने। बस यही है मेरी कहानी। सोनी, निशा आपने अपनी जिंदगी में बहुत हिम्मत दिखाई है। आपकी जगह अगर कोई और होता तो कब का हिम्मत हार चुकी होती। निशा, सोनी, ठोकर सबको लगती है, बस कोई संभल जाता है और कोई गिर जाता है। मुझ पर भगवान की कृपा थी कि मुझे ट्रेन में आंटी मिल गईं, वरना मैं भी पता नहीं कहाँ किस हाल में होती आज। सोनी, बस अब आप पुरानी बातें भूल जाइए और नई यादें बनाइए। निशा, हाँ चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, अब काम भी कर लें थोड़ा। सोनी, हाँ चलिए। अगले दिन सोनी ऑटो से उतरकर ऑफिस बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है कि कोई उसे पीछे से आवाज लगाता है, सोनू सोनू। सोनी पीछे मुड़कर देखती है। सामने एक लड़का खड़ा होता है। सोनी सोचने लगती है कि कौन है ये और इसे मेरा नाम कैसे पता। इस नाम से तो मुझे सिर्फ नी। अभी सोनी सोच ही रही होती है कि फिर वो लड़का बोलता है, सोनू अपने नीर को भूल गई। सोनी खुश होते हुए, नीरज। और सोनी दौड़कर उसके गले लग जाती है और रोने लग जाती है। नीरज, सोनू कहाँ चली गई थी तू? पता है मॉम और मैं तुझे कितना मिस करते हैं आज भी। सोनी उसे देखते हुए, तुम लोगों को आज भी मैं याद हूँ। नीरज, पागल, हम क्या अपनी छोटी सी सोनू को भूल सकते हैं कभी? सोनी, हाँ हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा बताओ कैसे हो? आंटी कैसी हैं? तुम यहाँ कैसे? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? नीरज, अरे तुम चुप करोगी तभी तो मैं बोलूँगा कुछ। सच में तुम आज भी कितना बोलती हो, पर जैसी भी हो सबसे अलग हो। और मैं ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक हैं, और मैं यहाँ जॉब करता हूँ। सोनी, अरे वाह, मैंने भी 2 दिन पहले ही यहीं ज्वाइन किया है, पर मुझे तो तुम दिखे नहीं 2 दिन से यहाँ। नीरज, अरे हफ्ते की छुट्टी पर था तो आज आया हूँ, चल अंदर चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी। अब दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। अर्जुन दूर गाड़ी में अंदर से उन दोनों को देख रहा होता है, जो कि कुछ देर पहले ही आया होता है। अर्जुन मन में, ये तो नीरज है, हमारा अकाउंटेंट, शायद सोनी को जानता है। फिर वो भी ऑफिस के अंदर चला जाता है। अर्जुन के केबिन में, अर्जुन, सोनी, हमें शाम को साइट देखने जाना है, जो प्रोजेक्ट हमने लिया है,
तब तक तुम पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लो। तभी अर्जुन के केबिन का दरवाजा खुलता है तो दरवाजे पर एक लड़का और एक औरत खड़े होते हैं। अर्जुन दौड़कर उस औरत के पैर छूता है। वो औरत उसके सर पर हाथ रखकर, खुश रहो बेटा, ठीक हो ना तुम अर्जुन। अर्जुन उन्हें गले लगाते हुए, बुआ कैसे हो आप, अब तबीयत कैसी है आपकी, आप यहाँ क्यों आ गए, इतना लंबा सफर करके, आपको घर जाना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। औरत के साथ वाला लड़का, अरे अरे रुको यार, मम्मा जिद कर रही थी तुम्हें देखने की, तो हम सीधा एयरपोर्ट से यहीं आ गए। अर्जुन उस लड़के को गले लगाते हुए, राघव मेरे भाई कैसा है तू। राघव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन, और अब हम आ गए हैं तो तुम भी ठीक हो जाओगे। फिर राघव सोनी की तरफ देखकर सोनी से, आप में सोनी हो ना। सोनी हैरान होते हुए, जी, पर आपको कैसे पता। राघव, ओ आई एम सॉरी, मैंने आपको अपनी पहचान तो बताई ही नहीं। खैर, हाय, माई नेम इज राघव खन्ना, मैं अर्जुन का भाई, दोस्त, सब कुछ हूँ। और ये मेरी मॉम और अर्जुन की बुआ प्रभा खन्ना है। और मुझे और मॉम को अर्जुन ने आपके बारे में सब बता दिया था कि कैसे आपने भाई को दोस्त की तरह संभाला। प्रभा जी सोनी का हाथ अपने हाथ में लेकर, थैंक्स बेटा, आपने हमारे अर्जुन को समझाया, संभाला, जब वो अकेला था। मैं तो भाई भाभी के मौत के सदमे में बीमार हो गई थी, तो अर्जुन ने मुझे राघव के साथ इलाज के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया था। पर अब ठीक हूँ तो वापस अपने अर्जुन के पास आ गई हूँ। पर तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। सोनी, नहीं मैम, ऐसा मत बोलिए, मैंने तो बस एक अच्छे इंसान की तरह अर्जुन जी को समझाया था बस। पर अब आप आ गए हैं तो इनका अकेलापन दूर हो जाएगा। प्रभा, तुम बहुत प्यारी हो बेटी, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे आंटी बुलाओगी तो। सोनी, जी आंटी। अर्जुन, सोनी, हम कल साइट विजिट करेंगे, अभी मैं बुआ के साथ घर जा रहा हूँ, तो तुम देख लेना बाकी। सोनी, जी आप निश्चिंत रहें। फिर अर्जुन राघव और प्रभा के साथ घर चला जाता है। लंच टाइम में निशा और सोनी लंच कर रही होती हैं। तभी नीरज भी वहां आ जाता है। नीरज सोनी के पास बैठते हुए, सोनू अकेले अकेले ही खा रही हो, भुक्कड़ मोटी हो जाएगी, कम खा। सोनी, तुम नीरू के बच्चे सुधर जा, नहीं तो पिट जाएगा मुझसे। और क्या बोला मुझे, मोटी, मोटी होगी तेरी बीवी। नीरज, नहीं नहीं, तू मोटी, तेरा पति मोटा। सोनी, हट, चल आप खा ले। निशा जो कब से उन दोनों को लड़ते देख रही थी, कुछ देर बाद वो बोली, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या। सोनी, हाँ। नीरज, अरे जानते क्या, हम तो एक फैमिली हैं, और ये तो मॉम की लाडली है, मॉम बहुत प्यार करती हैं इससे। निशा, आंटी तो हैं ही अच्छी, सबके लिए प्यार है उनके दिल में। सोनी, आप आंटी को जानती हैं निशा। निशा, वो जिनके घर में मैं रहती हूँ वो आंटी का ही बेटा है, और नीरज ने ही मुझे यहाँ जॉब दिलवाई है। सोनी, व्हाट, जो ट्रेन में आपको मिली थी वो आंटी, मतलब नीरज की मम्मा थी। निशा, हाँ, तुम भी आंटी को जानती हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि आंटी कितनी अच्छी हैं। सोनी, हाँ वो तो हैं, मुझे भी अपनी बेटी की तरह रखती थी। असल में नीरज की फैमिली और मेरी फैमिली पड़ोसी थे। मेरी मॉम और नीरज की मॉम की आपस में बहुत बनती थी। आंटी तो मुझे अपनी बेटी मानती थी, और मेरी माँ नीरज को अपना बेटा। नीरज, सोनी की माँ के निधन के बाद मॉम ने ही सोनी को संभाला था। फिर सोनी के डैड ने दूसरी शादी कर ली। फिर सोनी कम आती थी हमारे घर। ये हमेशा मेरी छोटी बहन जैसी है, हम बचपन से अच्छे दोस्त भी। नीरज के मुंह से सोनी को अपनी बहन कहने पर निशा को न जाने क्यों सुकून मिलता है। नीरज, फिर डैड का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया और हम यहाँ आ गए और यहीं घर ले लिया। फिर 2 साल बाद डैड की डेथ के बाद हम यहीं रह गए। एक बार वहाँ गए थे, तब तुम्हारी सौतेली माँ ने बताया कि तुम पढ़ने बाहर चली गई हो। बस फिर कभी हम वापस गए ही नहीं। पर सोनी, तुम यहाँ कैसे। फिर सोनी उसे अपनी अब तक की कहानी बता देती है। नीरज, इतना कुछ हुआ तेरे साथ और हम अनजान समझते रहे कि तुम बाहर गई हो पढ़ने। आई एम सॉरी सोनू, हम तेरे साथ नहीं थे। सोनी, अरे छोड़ो ना पुरानी बातें, ये बता शादी की या नहीं अभी। नीरज, अरे कहाँ यार, कोई पसंद ही नहीं आई, और जो पसंद आई उसने हाँ नहीं की। सोनी, उसका इशारा निशा की तरफ है, समझ जाती है। तभी निशा का फोन बजता है और वो उठकर चली जाती है। निशा के जाने के बाद सोनी नीरज से, निशा ने मुझे सब बताया है तुम्हारे बारे में, क्या तुम सीरियस हो निशा के लिए, क्या तुम उसे जिया के साथ स्वीकार करोगे। नीरज, तुम्हें पता है, जब मैंने निशा को पहली बार मॉम के साथ घर आते देखा था तभी मुझे वो अच्छी लगी थी, जबकि वो तब प्रेग्नेंट थी। फिर धीरे धीरे उससे दोस्ती हो गई। माँ और मैं
उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसका अतीत जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। जब जिया हुई तब मैंने ही पहली बार उसे उठाया था। मुझे लगा मैंने अपनी बेटी को ही उठाया है। फिर कब जिया हम तीनों की जान बन गई, पता ही नहीं चला। सूरज ने जो भी किया उसमें निशा और जिया की क्या गलती है? इसलिए मैंने मॉम से निशा से शादी की बात कही। मॉम भी खुशी खुशी मान गई, पर निशा ने इनकार कर दिया क्योंकि वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो मेरी परवाह करती है। मुझे भी लगता है कि वो मुझे पसंद करने लगी है। बस लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, इसलिए वो चुप है अब तक। पर वो ये नहीं समझना चाहती कि अब निशा और जिया मेरी जिंदगी बन चुकी है। इतना बोलकर नीरज चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सोनी, निशा तुम्हें हाँ जरूर कहेगी और ये तुम्हारी सोनू का वादा है। नीरज, पर कैसे? सोनी, वो सब मुझ पर छोड़ दो। बस तुमको थोड़ी एक्टिंग करनी है। नीरज, एक्टिंग? मुझे शादी करनी है, एक्टिंग नहीं। सोनी, ओफो, नकली एक्टिंग करनी है। फिर सोनी उसे अपना सारा प्लान समझाती है। नीरज, पर अगर निशा को तकलीफ हुई इससे? सोनी, तकलीफ होगी तभी तो दिल की बात जुबान पर आएगी। नीरज, पर इस प्लान के लिए तो एक लड़की भी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? सोनी, वो भी मैंने सोच लिया है। नीरज, चलो ठीक है फिर आज शाम को घर चलना मॉम से मिलने, वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगी। सोनी, आज नहीं कल आऊंगी, आज मुझे कुछ काम है। कल आऊंगी और रात भर रुकूंगी भी। अभी आंटी को कुछ मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। नीरज, ठीक है। शाम को सोनी आसना कॉलोनी की तरफ बच्चों से मिलने पैदल ही जा रही होती है। रास्ते में एक लग्जरी गाड़ी के पास तीन लड़के खड़े होते हैं। वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और बोतल खाली होने पर वो वहीं पास में फेंके जा रहे होते हैं। देखने में वो तीन अमीर घर के बच्चे लग रहे थे। निशा उनके पास से गुजर रही होती है, तभी वो वापस उनके पास आती है। सोनी, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे कांच जमीन पर फेंकने से किसी के भी लग सकता है। एक लड़का, तो क्या हुआ, हम एंजॉय भी ना करें? दूसरा लड़का, हम तो जश्न मना रहे हैं, हमारे ऋतिक यार ने नई गाड़ी ली है तो एंजॉय करना बनता है। सोनी, तो आप ऐसे एंजॉय करेंगे यहाँ गंद डालकर? पहला लड़का, तो कैसे करते हैं एंजॉय? दूसरा लड़का, अरे समझा करना यार, लड़की नई गाड़ी देखकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती होगी ना। सोनी, नई गाड़ी? ओ, मैंने तो गौर ही नहीं किया। वैसे तुम दोनों में से ये किसकी है? पहला लड़का, हम दोनों की नहीं है, पर हमारे दोस्त ऋतिक की तो है। सोनी, ओ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है यहाँ। दूसरा लड़का, ए तुम अपनी औकात में रहो समझी, तुम क्या जानो ऐसी गाड़ी के बारे में? सोनी, अरे यार मैं तो सच में ही नहीं जानती ऐसी गाड़ी के बारे में। शायद ये हवा में उड़ती होगी या फिर पानी में चलती होगी, क्योंकि जमीन पर चलने वाली गाड़ियों का तो मुझे पता है। उनमें से एक लड़का जो देखने में अच्छा लग रहा था और उसने कम पी रखी थी, वो बोलता है, हे मिस, कूल डाउन। क्या हुआ, हम बस एंजॉय ही कर रहे थे और अपने सुकून के लिए कुछ भी करना गलत तो नहीं। सोनी उसकी तरफ देखकर, तुम सब में से मुझे तुम थोड़े बात करने लायक लगते हो। नाम क्या है तुम्हारा? लड़का, ऋतिक। सोनी, हाँ तो ऋतिक, तुम सब ये पार्टी कर रहे हो ताकि तुम्हें सुकून मिल सके, पर आज तुम पीकर गिरते पड़ते देर रात घर पहुंचोगे और लेट सुबह एक लंबे सिरदर्द के साथ उठोगे, तो ये है तुम लोगों का सुकून? ऋतिक, पर अभी तो हम सुकून में हैं ना। सोनी, इस थोड़ी देर के सुकून का क्या फायदा? असली सुकून नहीं होता। जानना चाहते हो असली सुकून के बारे में? ऋतिक, हाँ। पहला लड़का, अरे यार ऋतिक, तुम भी किसकी बातें सुन रहे हो? दूसरा लड़का, हाँ ऋतिक, चल ड्राइव पर चलते हैं। ऋतिक, तुम दोनों चुप रहो थोड़ी देर। हाँ तो मिस सोनी बताइए असली सुकून के बारे में। सोनी, बड़ी जल्दी है तुम्हें जानने की, लगता है जिंदगी में सुकून की बहुत कमी है तुम्हारे। ऋतिक, मेरी जिंदगी सुकून ही है। सोनी, हम ओके, पहले मुझे ये बताओ कि आपके माँ बाप खुश हैं आपसे? ऋतिक, मेरी मम्मा नहीं है अब इस दुनिया में, और पापा तो खुश ही होंगे मुझसे। सोनी, आई एम सॉरी, कितने साल के थे तब तुम? ऋतिक, 5 साल का, मुझे थोड़ा थोड़ा ही याद है वो। सोनी, ओके, मतलब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी नहीं की? ऋतिक, नहीं, पर वो मुझे मम्मा पापा दोनों का प्यार देते थे। सोनी, अच्छा तुम अपने डैड से हर दिन मिलते हो ना? मतलब एक ही घर में रहते हो तो मिलते तो होगे ना रोज? ऋतिक, नहीं, हफ्ते हफ्ते बाद। असल में मैं लेट घर पहुंचता हूँ, तब तक डैड मेरा वेट करते करते सोफे पर ही सो जाते हैं, और सुबह मैं लेट उठता हूँ और वो जल्दी सुबह उठकर ऑफिस चले जाते हैं, तो हफ्तों तक हमारी बात भी नहीं हो पाती। सोनी,
ऋतिक, क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मम्मा के चले जाने के बाद दूसरी शादी क्यों नहीं की, जबकि उस टाइम वो काफी यंग भी होंगे? ऋतिक, नहीं सोनी, मैं बताती हूँ तुम्हारे लिए, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि क्या पता जो तुम्हारी नई माँ बनकर आती वो तुम्हें संभाल पाती या नहीं। उन्होंने अपने अकेलेपन का नहीं सोचा, बल्कि तुम्हारा सोचा, तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो ये सोचा, तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया। पर आज तुम क्या कर रहे हो? तुम पीकर पार्टी करके लेट नाइट घर जाते हो और वो तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाते हैं। सुबह सोते रहते हो, बात नहीं हो पाती हफ्तों तक तुम दोनों के बीच। क्या ये है तुम्हारा सुकून? क्या तुम्हारा बाप सुकून में है तुमसे दूर रहकर? कभी उनके साथ जल्दी घर जाकर बात करके देखना और उनके चेहरे का अकेलापन देखना, उनके काम में हाथ बटाकर देखना। यकीन मानना, तुम दोनों को सुकून मिलेगा। ऋतिक, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी प्यार देने में, और तुम आज उनको तन्हाई दे रहे हो। सोचना इस बारे में। और तुम जानना चाहते हो ना कि असली सुकून क्या है, तो चलो मेरे साथ, आज असली जिंदगी का सुकून दिखाती हूँ। ऋतिक अपने दोनों दोस्तों को घर जाने का बोलकर सोनी के साथ चल पड़ता है। सोनी ऋतिक के साथ आसना कॉलोनी पहुंचती है। ये वही कॉलोनी थी जहां वो अर्जुन को लेकर आई थी। वहां दूर एक घर के बाहर बैठा लड़का किताब लेकर पढ़ रहा था। सोनी उसके पास जाकर, राजू, राजू दी आप आ गए, मैं पढ़ ही रहा था, देखना इस बार साइंस प्रतियोगिता में मैं जरूर अच्छा करूंगा। सोनी, मुझे पता है, और प्रतियोगिता की तारीख भी आ गई है, अगले महीने की। तो मैं तुम्हारे लिए और किताबें लाई हूँ, तो पढ़ना इनको भी। राजू, जी दीदी थैंक यू, और मैं ये किताबें संभाल कर रखूंगा ताकि अगले साल और बच्चे इनसे पढ़ सकें। सोनी, गुड, अब तुम जाकर पढ़ो। सोनी और ऋतिक थोड़ा आगे जाते हैं। सोनी, वो देखो ऋतिक, वो 3 बच्चे हैं ना, वो ना अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, फिर भी वो खुश हैं अपने दादा दादी के साथ, और उनके दादा दादी भी उनको खुश देखकर अपने बेटे बहू को खोने का गम भूल चुके हैं। तुम्हें पता है, ये तीनों बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ते हैं, चाहे छोटे स्कूल में ही पढ़ते हैं, स्कूल के हर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, और जो भी प्राइज मनी इनको मिलती है ना, वो उससे जश्न नहीं मनाते, बल्कि उस पैसे को अपने दादाजी को जमा करवाने को देते हैं, ताकि बड़े होने पर वो अच्छी पढ़ाई कर सकें। और जो राजू थोड़ी देर पहले मुझे मिला था ना, वो स्कॉलरशिप पढ़ रहा है, और जितने भी स्टेट में साइंस कंपटीशन होते हैं ना हमारी, उनमें ये भाग लेता है और जीती हुई मनी जमा करवाता है। और देखा तुमने ना कि औरों का भी सोचता है, जब भी किसी को किताबों की जरूरत होती है तो उनको दे देता है। यहाँ पर हर बच्चा अपने दम पर कुछ ना कुछ सीखता और मेहनत करता है, ताकि उनके माँ बाप पर उनकी पढ़ाई का बोझ न बने। ऋतिक, ये कॉलोनी के लोग गरीबी में रहते हैं, पर इनके बच्चे मेहनती हैं, तभी तो इनकी लाइफ में सुकून है। वो सामने देखो, जो तुम लोग बोतलें पीकर फेंक देते हो ना, ये उनको साफ करके उन पर कलाकारी करते हैं। इसे इंजॉयमेंट कहते हैं, ना कि जो तुम लोग करते हो। मैंने यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हुए इतना ही समझाया है कि जो हमारे पास है हमें उसी को लेकर अपना कल बेहतर बनाना है। मैं इन्हें पैसे देकर कभी इनकी आदतें नहीं बिगाड़ती, बल्कि कभी किताबें देती हूँ, कभी कंपटीशन पर ले जाती हूँ, और ये बच्चे उसमें बहुत खुश होते हैं। ऋतिक ध्यान से सोनी की बातें सुन रहा था। सोनी, ऋतिक चलें अब? ऋतिक, हाँ। सोनी, आज घर जाकर मेरी बातों पर सोचना जरूर। मुझे तुम अच्छे लड़के लगते हो, तो अपनी जिंदगी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मत बिगाड़ो, अपनी लाइफ संवारो, अपने पापा को टाइम दो, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर मेरी सलाह जरूर मानना। ऋतिक, थैंक्स दी, मैं कोशिश करूंगा। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनी घर पहुंचकर फ्रेश होकर सीमा आंटी के किचन में हेल्प करवाने लगती है। खाना खाते वक्त सोनी सीमा जी और नेहा को नीरज के आज ऑफिस में मिलने और उसके नीरज और निशा को मिलाने के प्लान के बारे में बताती है। सीमा जी, सोनी बेटा वो तो ठीक है, पर क्या नेहा ये सब कर पाएगी? नेहा, मम्मा आप मेरे टैलेंट को कम समझ रही हैं। आपको नहीं पता मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। बचपन में आपके सामने एक्टिंग करके मैंने कितनी बार स्कूल से छुट्टी ली है। सीमा जी, हाँ पता है, तू एक नंबर की नौटंकी थी तब, और अब भी कुछ कम नहीं है तू। तीनों हंसने लग जाती हैं। सोनी, आंटी मुझे पूरा यकीन है नेहा ये सब कर लेगी। आंटी कल रात को हम वहीं रहेंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? सीमा जी, बिल्कुल नहीं,
मुझे क्यों आपत्ति होगी? मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। बस मुझे फ़ोन नंबर ज़रूर देना। सोनी, जी आंटी। सीमा जी, चलो अब आराम से खाना खा लो। तीनों खाना खाने लगती हैं। अर्जुन के घर। प्रभा जी किचन में शीतल से। शीतल अर्जुन के घर काम करती है। शीतल, अर्जुन टाइम से खाना तो खाता है ना? शीतल, कहाँ बुआ जी, जब से साहब और बीबी जी इस दुनिया से गए हैं तब से अर्जुन भैया को न खाने का होश होता है न सोने का। पर 3-4 दिन से भैया समय से खाने और समय से सोने लगे हैं और हमसे भी अब दोबारा से बातचीत करने लगे हैं। प्रभा मन में, कुछ दिन पहले तो अर्जुन सोनी से ही मिला था। जरूर सोनी के समझाने और दोस्ती के कारण ही अर्जुन दोबारा जिंदगी जीने लगा है। थैंक यू सोनी बेटा। प्रभा, अच्छा शीतल, आज का खाना मैं बनाऊंगी, अर्जुन की पसंद का। शीतल, अरे बुआ जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे। आप आज ही तो सफर से आई हैं, आप आराम कीजिए, थक गई होंगी आप। प्रभा, माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाने से कभी नहीं थकती, तुम बस मेरी मदद करती रहो। शीतल, जी बुआ जी। तभी अर्जुन भी किचन में आ जाता है। अर्जुन, बुआ आप ये क्यों बना रहे हो? शीतल दीदी बना लेंगी ना, आप वैसे भी सफर से लौटे हो तो आप मेरे साथ अंदर चलिए। प्रभा, अर्जुन, आज मैं ही खाना बनाऊंगी अपने बेटों के लिए, तो तुम मना नहीं करोगे? चलो तुम अंदर जाओ और हमें खाना बनाने दो। अर्जुन, ठीक है, जल्दी बनाना बुआ, अब तो मुझे जोरों की भूख लग गई है। प्रभा हंसते हुए, हाँ 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 ठीक है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर राघव, वाह मम्मा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्रभा, हाँ आज मैंने तुम दोनों के पसंद का खाना बनाया है, तुम्हारी पसंद की मटर पनीर और अर्जुन के पसंद के राजमा चावल। अर्जुन, बहुत थैंक यू बुआ। अर्जुन खाना खाते हुए, शीतल दीदी आप भी हमारे साथ बैठकर खाओ ना। शीतल, नहीं भैया, हम अपने इनके साथ खा लेंगे, हम आप लोगों को अभी परोस देते हैं। अर्जुन, ठीक है, बाद में खा लीजिएगा। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। रात को अर्जुन प्रभा की गोद में सिर रखकर बेड पर लेटा हुआ था। अर्जुन, बुआ अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं इस घर में बहुत अकेला हो गया था। प्रभा, बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तो हैं ना तुम्हारे साथ, और मुझे तो वापस आना ही था अपने बेटे के लिए। वैसे अर्जुन एक बात बोलूं? अर्जुन, क्या बुआ? प्रभा, तुमने जैसा सोनी के बारे में बताया था वो बिल्कुल वैसी ही है, प्यारी सी। अर्जुन, जी बुआ, वो बहुत अच्छी है, अब तो मेरी अच्छी दोस्त भी बन गई है। एक बात बताऊं बुआ, उसकी लाइफ में भी बहुत दुख आए थे, फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा पॉजिटिव रहती है, हंसकर जिंदगी जीती है, औरों को भी जीना सिखाती है। प्रभा, कैसे दुख बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। अर्जुन फिर बुआ को सोनी के पास्ट के बारे में बता देता है। प्रभा अर्जुन की बात सुनकर, सही कहा तुमने अर्जुन, सोनी बहुत हिम्मत वाली लड़की है, वरना आजकल तो अमीर लोग भी छोटी सी परेशानी में सुसाइड कर लेते हैं, पर फिर भी उसने अकेली होकर भी जिंदगी में हार स्वीकार नहीं की। अर्जुन, वो खुद तो खुश रहती ही है, साथ में औरों को भी खुश रहने का हुनर है उसमें। पता है बुआ, वो कहती है बाबा जी हमेशा जो करते हैं सही होता है, बहुत विश्वास करती है वो भगवान पर। प्रभा जी अर्जुन का चेहरा ध्यान से देख रही थीं, जिस पर सोनी का नाम लेते हुए अलग ही खुशी थी, उनके मन में कुछ अलग ही चलने लगा था। फिर प्रभा जी अर्जुन के मन की जानने के लिए अर्जुन से बोलती हैं, तुम उसे पसंद करने लगे हो? अर्जुन एकदम से जवाब देता है, हाँ बहुत। फिर अचानक उसका ध्यान अपनी कही बात पर आता है, फिर वो एकदम से कहता है, मतलब कि मुझे वो दोस्त के तौर पर पसंद है। प्रभा जी मुस्कुराते हुए मन में, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तुम्हें सिर्फ दोस्त के तौर पर ही पसंद है, पर तुम्हारे चेहरे की खुशी कुछ और ही बयान कर रही है, दिल में तो वो तुम्हारे धीरे धीरे बस ही रही है, पर इसका एहसास धीरे धीरे ही होगा। भगवान करे वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में खोई हुई खुशियां वापस ले आए। अर्जुन, बुआ आप भी जाकर आराम कर लीजिए अब। प्रभा, ठीक है, तुम भी अब सो जाना, जागते मत रहना। फिर प्रभा जी सोने चली जाती हैं। अर्जुन लेटे हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने बुआ से ये क्यों नहीं कहा कि मुझे सोनी पसंद है, क्या सच में मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? नहीं नहीं, वो तो कुछ दिन पहले ही मुझे मिली है, और पसंद वो मुझे इसलिए है क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। हाँ यही सच है। ऐसे ही सोचते सोचते अर्जुन भी नींद के आगोश में चला जाता है। ऋतिक के घर। ऋतिक रात को घर पहुंचता है तो देखता है उसके पापा सोफे पर सोए हुए थे। पहले अक्सर हर रात जब वो ऐसे अपने पापा को देखता था
तब कभी भी उसने उनकी तरफ गौर नहीं किया था, पर आज जैसे सोनी की कही बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके पापा कितने अकेले हैं। ऋतिक मन में, पापा, आप हर रात मेरा इंतजार करते करते यहीं सो जाते हो, पर मैंने कभी ये गौर ही नहीं किया। आपने बचपन से मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, कभी कोई कमी नहीं रखी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और मैंने आपको क्या दिया? सिर्फ अकेलापन। आपने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत की। आप तो बस मेरा थोड़ा वक्त चाहते थे, पर मैं अपने दोस्तों और ऐशो आराम में इतना उलझ गया कि आपको समय ही नहीं दे पाया। आई एम सॉरी पापा, मैं आपका बुरा बेटा हूँ, बहुत बुरा। वो अपने पापा के कमरे में जाता है और अलमारी से एक चादर निकाल लाता है और हॉल में सोफे पर लेटे हुए अपने पापा के ऊपर आराम से डाल देता है। वो कुछ देर वहीं बैठने के बाद अपने कमरे में आकर लेट जाता है, पर आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ सोनी की बातें चल रही थीं। अगली सुबह सुबह ऋतिक के पापा उसके कमरे में आते हैं। ऋतिक बेड पर लेटा हुआ होता है। उसके पापा बेड के पास जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। वो ऋतिक के बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। फिर कुछ देर बाद वो रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऋतिक अपनी आंखें खोलता है और नम आंखों से बोलता है, गुड मॉर्निंग पापा, आज से आपके बेटे का सारा वक्त आपका होगा। मैं अब कभी आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। आई लव यू पापा। असल में ऋतिक रात भर सो नहीं पाया था। आज जब उसके पापा कमरे में आए तब वो जागा ही हुआ था। पापा के आने पर उसने आंखें बंद कर ली थीं ताकि उसके पापा को लगे कि वो सो रहा है। दूसरी तरफ सोनी ऑफिस के लिए घर से निकल ही रही होती है। सोनी, नेहा शाम को रेडी रहना, मैं ऑफिस से वापस आकर तुम्हें लेते हुए जाऊंगी। नेहा, जी दी, मैं रेडी रहूंगी। कुछ देर में सोनी ऑफिस के बाहर पहुंचती है। तभी नीरज भी अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच जाता है। नीरज सोनी के पास आकर, हाय सोनू, आज घर चल रही हो ना शाम को? सोनी, हाँ, तुम्हारी लव स्टोरी जो सेट करनी है, निशा जी को मिलाना है। नीरज सोनी के गाल खींचते हुए, ये हुई ना मेरी सोनू वाली बात। मैंने तुझे बहुत मिस किया सोनू, इतने साल। सोनू उसके गले लगकर, मैंने भी तुम्हें और आंटी को बहुत मिस किया। चलो ऑफिस के अंदर चलते हैं। तभी अर्जुन भी ऑफिस पहुंच जाता है। वो नीरज और सोनी को गले लगते देख लेता है। वो सोच बैठता है कि शायद नीरज और सोनी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। वो थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वो भी ऑफिस के अंदर चला जाता है। अर्जुन का केबिन। अर्जुन अपने केबिन में जाकर काम में लग जाता है, पर बार बार उसके दिमाग में नीरज का सोनी को गले लगाना याद आ रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर सोनी का चेहरा याद करके एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सोनी ने आज वाइट पटियाला डाला था, लाल दुपट्टा लिया हुआ था। आज जब सुबह अर्जुन ने बाहर सोनी को देखा था वाइट पटियाला पहने, तब एक पल को वो खो ही गया था। सोनी बहुत सुंदर लग रही थी उसमें। तुम्हें देखने को दिल मचल रहा है। ये एहसास हमें कुछ नया सा लग रहा है। तेरे दीदार की तलब का एहसास हमें कुछ यूं हुआ है। वो सोनी को सोचते हुए कुछ देर बाद अपने इंटरकॉम से कॉल करके सोनी को अपने केबिन में बुलाता है। सोनी अर्जुन के केबिन में आती है। सोनी, आपने बुलाया सर? अर्जुन सोनी को देखता है और फिर खो जाता है। उसका सोनी की कही बात पर ध्यान ही नहीं जाता। सोनी फिर से, अर्जुन तुमने मुझे बुलाया, कोई काम है? अर्जुन तब भी नहीं बोलता। सोनी जोर से, सर। अर्जुन का ध्यान सोनी की तेज आवाज से सोनी के ऊपर से हटता है। अर्जुन सकपका जाता है। हाँ, क्या हुआ? ऐसे जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सोनी, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? बस खोए हुए ही बैठे हो और मैं आवाजें लगाए जा रही हूँ, पर तुम तो पता नहीं कौन सी हीरोइन के ख्याल में खोए हुए हो। अर्जुन, मैं नहीं खोया हुआ था, वो तो मैं, मेरा मतलब। सोनी, वो तो मैं क्या? अर्जुन, मेरा मतलब मैं कुछ सोच रहा था। सोनी, अच्छा, पर खोए हुए तो ऐसे थे जैसे नया नया आशिक अपनी हूर के ख्यालों में खोया होता है। अर्जुन, हाँ, हूर ही समझ लो। सोनी, व्हाट, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? तुम जैसे बोरिंग की। अर्जुन, क्या क्या बोरिंग? तुम्हारा मतलब मैं बोरिंग हूँ? सोनी, नहीं, वो मतलब कि तुम। मन में, क्या बोलूं, हे बाबा जी, मैं भी ना जुबान ज्यादा ही चलाती हूँ, अपने बॉस को ही बोरिंग बोल रही हूँ मुंह पर ही। अर्जुन, क्या तुम आगे भी बोलो ना। सोनी, यही कि तुम थोड़ा सीरियस टाइप के हो और लड़कियां तुमसे थोड़ा डरती होंगी ना, तो इसलिए मुझे लगा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। अर्जुन,
पर तुम भी तो लड़की हो ना, तुम तो मुझसे नहीं डरती। सोनी, सोनी किसी से नहीं डरती, बाबा जी को छोड़कर। चलो ये तो बताओ किस काम के लिए बुलाया था? अर्जुन कुछ सोचकर, हाँ वो आज साइट विजिट के लिए जाना है, तो शाम को चलेंगे और वहीं से मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सोनी, हाँ पर शाम को मुझे किसी और के साथ जाना है ऑफिस से। अर्जुन, किसके? सोनी, वो नीरज के साथ। अर्जुन, जो अकाउंटेंट है यहाँ। सोनी, जी वो मेरा दोस्त है, तो आज रात उसी के घर जाना है। अर्जुन नीरज का नाम सुनकर अपने मन में कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोचने लगा सोनी के बारे में। अगर सोनी को नीरज पसंद है तो मुझे इसी में खुश रहना चाहिए। अर्जुन, ठीक है, फिर मैं वापस तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। ठीक है, अभी तुम और काम कर लो। सोनी, ठीक है। फिर सोनी केबिन से बाहर चली जाती है। अर्जुन अपने आप से, क्या हो गया था आज मुझे? क्यों नीरज और सोनी को सुबह साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा? क्यों आज सिर्फ उसे देखने के लिए मैंने अपने केबिन में बुलाया था? क्यों उसका साथ मुझे अच्छा लगता है? कल बुआ के सामने भी मैंने सोनी को पसंद करने की बात कह दी थी। क्या सच में मैं सोनी को पसंद करने लगा हूँ? शायद हाँ, पर मेरी किस्मत यहाँ भी खराब है। वो किसी और को चाहती है शायद। मेरी किस्मत में तो शायद अकेलापन ही लिखा है, पर मैं उसकी खुशी में खुश हूँ, चाहे वो किसी के साथ भी क्यों ना रहे। अर्जुन भी ये सोचकर अपने काम में लग जाता है। शाम को अर्जुन और सोनी साइड पर गाड़ी से जा रहे होते हैं। गाड़ी चलाते हुए अर्जुन बीच बीच में सोनी को देख लेता है, पर सोनी अपने फोन में बिजी थी, तो उसे इसका पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद सोनी अपना फोन पर्स में रखकर अर्जुन से कहती है, अर्जुन, तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताया नहीं। अर्जुन, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। सोनी, पर ऑफिस में तो तुम किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। अर्जुन, हाँ वो तो बस ऐसे ही कोई अच्छी लगी थी, तो सोचने लगा। सोनी, अच्छी लगी थी मतलब? अर्जुन, मतलब कुछ नहीं, उसकी लाइफ में कोई और है, तो मैं यही कह सकता हूँ ना कि वो सिर्फ अच्छी लगी थी। सोनी, ओहो, चलो कोई बात नहीं, तुम इतने अच्छे लड़के हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की हाँ कर देगी। देखना, तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। अर्जुन, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरी किस्मत ही खराब है, हर कोई ही मुझसे दूर चला जाता है। पहले मेरे माँ पापा बहन चले गए, फिर जिसे मैं पसंद करने लगा वो भी किसी और को पसंद करती है। बहुत बुरा हूं मैं सोनी, शायद इसीलिए कोई मेरी लाइफ में नहीं रहता है। सोनी, ऐसा नहीं है अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो, कोई ना कोई जरूर तुम्हें पसंद करेगी और तुमसे शादी करके तुम्हारा साथ देगी। अर्जुन, कोई नहीं करेगी, सब मुझसे दूर ही होते रहेंगे। सोनी, होगी इस दुनिया में कोई जो तुम्हें दिल से पसंद करेगी। तुम करोगी मुझे पसंद? तुम करोगी कभी मुझसे शादी? नहीं ना, तो ये झूठे दिलासे मत दो, ये सब सच है। हर कोई मुझसे दूर चला जाता है, तुम भी चली जाओगी एक दिन, जिससे भी मैं प्यार करता हूँ सब दूर चले जाते हैं मुझसे, तुम भी। अर्जुन एकदम से गाड़ी रोककर सोनी की तरफ देखते हुए कहता है। सोनी अर्जुन की बातें सुनकर एकदम चुप हो जाती है, उसे अर्जुन के इस तरह बोलने की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन भी थोड़ी देर बाद होश में आता है और सोचता है, ये मैंने गुस्से में सोनी को क्या बोल दिया? ओह गॉड, पता नहीं सोनी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अर्जुन सोनी से, आई एम सॉरी सोनी, मैंने कहीं का गुस्सा तुम पर निकाल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया, प्लीज मेरी कही बातों को सीरियस मत लेना प्लीज। सोनी कुछ नहीं बोलती। अर्जुन सोनी के सामने हाथ जोड़कर, सोनी प्लीज माफ कर दो, प्लीज मुझसे बात तो करो, चाहे डांट ही लो, पर चुप तो मत रहो। सोनी, बस मैंने कहीं और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया, आई एम सॉरी सोनी। सोनी एक नज़र अर्जुन को देखती है, अर्जुन की आंखों में आंसू होते हैं। सोनी को उस दिन पार्क में उदास बैठे हुए अर्जुन का चेहरा याद आ जाता है। आज भी अर्जुन की आंखें उसी तरह नम थीं। शायद उसे गुस्से में अपनी कही बातों के लिए बुरा लग रहा था, तभी तो बार बार माफी मांग रहा था। सोनी साइड में पड़ी पानी की बोतल खोलकर, अर्जुन से पानी पी लो, और मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और दोस्तों में गुस्सा करना रूठना मनाना चलता ही रहता है, कुछ नहीं हुआ है, पानी पी लो तुम। अर्जुन, नहीं पहले तुम मुझे माफ कर दो। सोनी, माफ तो तब करूँ ना अगर तुमने मुझे कुछ बुरा कहा होता, पर तुमने तो गुस्से में ऐसे ही ये सब बोल दिया, इसलिए ज्यादा मत सोचो, पानी पियो। अर्जुन पानी पीने लगता है। सोनी मन में, जानती हूँ अर्जुन, तुम अपने परिवार को खोकर बहुत अकेले हो चुके हो, ऐसे में मैं तुमसे गुस्सा होकर तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती, ना ही तुम्हें अकेला छोड़ना चाहती हूँ, पर फिर भी
तुमने ये क्यों कहा कि क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? पर अर्जुन तो किसी और को पसंद करता है, तो उसने मुझसे पसंद और शादी की बात क्यों की? ओ बाबा जी, मैं भी पता नहीं क्या सोचने लग गई। अर्जुन मुझसे शादी की बात क्यों करेगा? कहाँ वो और कहाँ मैं? अर्जुन ने बस गुस्से में ही ये सब बोला है। हे बाबा जी, प्लीज अर्जुन का अकेलापन दूर कर दीजिए। अर्जुन जिस लड़की को चाहता है, प्लीज उसे अर्जुन की जिंदगी में शामिल कर दीजिए। दूसरी ओर अर्जुन भी पानी पीते हुए मन ही मन सोचता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्यों इतना गुस्सा आ गया था, जबकि सोनी तो सिर्फ मुझे समझा ही रही थी। उसे क्या पता था कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। नहीं, आगे से मुझे खुद पर काबू रखना होगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं उसकी दोस्ती ही खो दूँ। नहीं नहीं, मैं सोनी की दोस्ती नहीं खोना चाहता। वो दोस्त बनकर भी मेरे सामने रहे तो इतना ही बहुत है जीने के लिए। मेरी खुशी का एहसास हो तुम, मेरे जीने की अब आस हो तुम। अर्जुन सोनी को देखते हुए मन में, सोनी तुम्हारा प्यार नहीं तो ना सही मेरे नसीब में, पर कम से कम तुम्हारी दोस्ती तो मेरे जीने का सहारा बन ही सकती है ना। सोनी, चलें अर्जुन, हमें देर हो रही है। अर्जुन, हाँ। अर्जुन और सोनी कुछ देर बाद साइड पर जाकर ऑफिस वापस आ जाते हैं। ऑफिस के बाहर अर्जुन, सोनी तुम पक्का नाराज नहीं हो ना मुझसे? सोनी, अब तक तो नहीं हूँ, अगर बार बार मुझसे ऐसे ही पूछते रहोगे तो जरूर नाराज हो जाऊंगी। अर्जुन, ओके ओके, अब नहीं बोलूंगा। चलो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय। सोनी, ठीक है, बाय। अर्जुन अपने घर के लिए निकल जाता है। सोनी भी कुछ देर बाद नीरज के साथ नेहा को लेने निकल जाती है। नेहा अपने घर के बाहर ही थी। वो नीरज की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। सोनी नीरज और नेहा को एक दूसरे से मिलवाती है। नीरज, हेलो नेहा। नेहा, हेलो नीरज, कैसे हो आप? बहुत बातें बताया करती थी दी आपकी जब इस शहर में आई थी। नीरज, थैंक्स नेहा, तुम लोगों ने सोनी को अपनी फैमिली की तरह रखा जब वो बिल्कुल अकेली थी। नेहा, दी तो है ही इतनी अच्छी कि किसी को भी अपना बना लेती हैं, इसलिए आप थैंक्स मत बोलिए। वैसे भी अभी हम आपकी हेल्प करने ही जा रहे हैं, तो थैंक्स आप बाद में बोल सकते हैं, तब तो मैं आपको मना भी नहीं करूंगी। सोनी, नीरज उसकी बातों में मत उलझना, ये ऐसे ही बोलती रहती है, मजाकिया है ये एक नंबर की। नीरज, नहीं इतना भी मजाकिया नहीं लगती ये, बल्कि ये तो बहुत ही प्यारी बातें करती है। नेहा, देखा दी, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो मुझे। नीरज ने, देखो कहा ना कि मैं कितनी प्यारी बातें करती हूँ। सोनी, देखा नीरज, कितनी बड़ी नौटंकी है ये, अपनी तारीफें खुद ही करती है। नीरज, सोनी इसकी नौटंकी ही तो निशा से शादी के लिए हाँ करवाएगी। नेहा, राइट, आगे देखिए मेरा कमाल। बातें करते करते तीनों नीरज के घर पहुंच जाते हैं। शाम को ऋतिक के पापा घर पहुंचते हैं तो उन्हें किचन में से हंसने की आवाजें आती हैं। वो किचन की तरफ जाकर देखते हैं कि ऋतिक रमन काका के साथ खाना बनाने में मदद कर रहा था। ऋतिक, रमन काका सब बन गया है ना पापा की पसंद का? रमन काका, ऋतिक बेटा सब बन गया है, और जब साहब को पता चलेगा कि आपने आज उनकी पसंद का खाना बनाने में मेरी मदद की है तो बहुत खुश होंगे वो। ऋतिक के घर ऋतिक, हाँ। तभी ऋतिक की नज़र किचन के बाहर खड़े अपने पापा पर पड़ती है। ऋतिक, अरे पापा आप आ गए, चलिए आप फ्रेश होकर आइए, फिर हम दोनों बाप बेटा मिलकर खाना खाएंगे आज। ऋतिक के पापा, वो तो ठीक है पर बेटा आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे? ऋतिक, पापा बातें बाद में, पहले आप जल्दी से फ्रेश होकर आइए, मेरे पेट में बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं। ऋतिक के पापा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ऋतिक के पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। ऋतिक और रमन काका डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद ऋतिक के पापा कमरे से फ्रेश होकर आ जाते हैं। ऋतिक, आइए पापा जल्दी बैठिए, आज मैं आपको खाना परोसता हूँ। ऋतिक अपने पापा को खाना परोसने लगता है। ऋतिक, काका आप भी बैठिए, वो उनके लिए भी प्लेट लगाने लगता है। रमन काका, ऋतिक बेटा आप और साहब खाएं, मैं परोस देता हूँ आपको। ऋतिक, नहीं काका, आज हम तीनों एक साथ खाना खाएंगे, आपने खाना बनाने में मेरी इतनी मदद जो की है, तो चलिए बैठिए। ऋतिक के कहने पर रमन काका भी उन दोनों के साथ बैठ जाते हैं और तीनों खाना खाने लगते हैं। ऋतिक के पापा, वाह, आज तो खाने का स्वाद ही अलग है, और साथ में बैठकर खाने में तो और भी आनंद आ रहा है। रमन काका, सही कहा साहब आपने, आज ऋतिक बेटा ने आपकी पसंद का खाना बनवाया है, वो भी खुद मेरी मदद करके। ऋतिक के पापा, अच्छा,
तभी मैं कहूँ, आज ऋतिक घर पर कैसे? आज तो सच में बहुत अच्छा दिन है। मेरा बेटा मेरे साथ डिनर जो कर रहा है। ऋतिक, सिर्फ आज ही नहीं, अब हर रोज मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगा। ऋतिक के पापा हैरान होकर, क्या? क्या कहा तुमने बेटा? तुम हर रोज मेरे साथ खाना खाया करोगे? ऋतिक, जी पापा, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम दोनों हर दिन साथ खाना खाया करेंगे। ऋतिक के पापा, पर तुम तो घर जल्दी ही नहीं आते हो हर रात को। ऋतिक, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। फिर ऋतिक थोड़ा रुककर नम आंखों के साथ बोलता है, पापा आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ ना। मैंने कभी भी आपको टाइम नहीं दिया, जबकि आपने बचपन से मुझे कभी भी मम्मा की कमी नहीं महसूस होने दी। आपने हमेशा मुझे प्यार दिया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और बदले में मैंने आपको सिर्फ इंतजार दिया। आपने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हर पल आप मेरे साथ रहे, मुझे कभी अकेला नहीं रहने दिया। पर मैं हमेशा अपने में ही मस्त रहा, कभी आप पर ध्यान ही नहीं दिया। आप हर रात मेरा इंतजार करते करते सोफे पर ही सो जाते थे। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि आप मेरा हर रात इंतजार करते हैं। मैं तो बस अपने दोस्तों में ही उलझा रहा, कभी एक बाप का अकेलापन मुझे दिखा ही नहीं। पर कल किसी ने मुझे आईना दिखाया, मुझे समझाया, जिसके बाद मैंने बहुत सोचा और खुद में ही पाया कि माँ बाप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं सारी जिंदगी, तो बच्चों का भी फर्ज होता है उनको खुशी देने का, उनके साथ वक्त बिताने का, उनके लिए कुछ करने का। आई एम सॉरी पापा, अब मैं कभी आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। अब आपकी जिंदगी में कोई अकेलापन नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपका बेटा ऋतिक आपके साथ रहेगा हमेशा। ऋतिक रोते रोते अपने पापा का हाथ पकड़कर कहता है। ऋतिक के पापा और रमन काका की भी आंखें भर आती हैं। ऋतिक के पापा, बेटा मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम हो तो मेरे पास बेटे। हाँ, तुम मेरे साथ ज्यादा नहीं रहते। शायद जनरेशन गैप है हम दोनों के बीच, इसीलिए शायद तुम्हें मेरे साथ की जगह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा पसंद है। पर बेटा, मुझे इससे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिसमें मेरा बेटा खुश है उसी में मैं खुश हूँ। ऋतिक, कोई जनरेशन गैप की बात नहीं है पापा, बस हम बच्चे ही कभी कभी अपने में इतने मस्त हो जाते हैं कि बड़ों को भूल ही जाते हैं। अगर बात जनरेशन गैप की ही है, तो माँ बाप जवानी में अपनी ख्वाहिशों को दबाकर बच्चों की परवरिश करते हैं और अपने बच्चों के साथ रहकर ही अपनी खुशियाँ देखते हैं। तो हमें वो क्यों नहीं दिखता कि अब हमारे बड़े होने पर उन्हें भी हमारे साथ की जरूरत होती है। पापा, कल मुझे किसी ने जब ये बातें समझाई ना, तब मैंने बहुत सोचा और यही पाया कि मैं बुरा बेटा ही हूँ, जो आपको इतना अकेलापन ही देता रहा। पर अब और नहीं, अब इस फैमिली में प्यार, एक दूसरे का साथ होगा। और कल से पापा मैं आपके साथ अपना ऑफिस भी ज्वाइन करूंगा। ऋतिक के पापा, क्या सच में? ऋतिक, जी पापा, बहुत कर ली आवारगी, अब और नहीं। ऋतिक के पापा, मैं बहुत खुश हूँ आज बेटा, तुम्हारे फैसले से। जरूर वो कोई भला इंसान ही होगा जिसने तुम्हें इतनी अच्छी बातें समझाई। ऋतिक, हाँ पापा, वो बहुत अच्छी है। मैं उनसे सिर्फ एक बार ही मिला हूँ, पर उन्होंने मुझे इतने अपनेपन से समझाया ना, कि जैसे वो कोई मेरी अपनी ही हो। ऋतिक के पापा, अच्छी मतलब कोई लड़की? बेटा, कहीं ये कोई प्यार व्यार का मसला तो नहीं ना? ऋतिक, पापा, हर लड़की सिर्फ गर्लफ्रेंड ही तो नहीं होती ना, कभी कोई बहन, माँ, दोस्त भी तो हो सकती है ना। ये सब रिश्ते भी तो औरत के ही साथ होते हैं ना। आप ही तो बचपन में सिखाते थे कि एक औरत की हमेशा इज्जत करना। औरत के बहुत रूप होते हैं, एक औरत ही हमें इस दुनिया में लेकर आती है, जो हमें ये दुनिया दिखाती है। पापा, आपको पता है, कल उस लड़की ने ही मुझे सही गलत समझाया और आपके बारे में सोचने पर मजबूर किया। वो एक परी थी जो मुझे मेरे पापा के करीब ले आई। पता है पापा, मैंने उसको दी बोला तो ऐसा लगा जैसे मुझे एक बहन मिल गई। ऋतिक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए ये सब बोल रहा था। ऋतिक के पापा, सही कहा तुमने बेटा, वो एक परी ही है जिसने मेरे बेटे को मेरे और करीब कर दिया। पर मुझे भी तो मिलाओ अपनी दी से कभी। रमन काका, हाँ बेटा, हमें भी मिलना है उस परी से जिसने इस घर में बाप बेटे को और करीब कर दिया। ऋतिक, पापा, रमन काका, जरूर मिलवाऊंगा, बल्कि घर लेकर आऊंगा उनको जिस दिन वो मुझे फिर से मिलेंगी। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा आप दोनों को। ऋतिक के पापा, चलो कोई नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। अभी चलो खाना खत्म करो जल्दी, सुबह हमें ऑफिस भी जाना है। ऋतिक, जी पापा। तीनों खाना खाने लगते हैं। नीरज के घर सोनी और नेहा
नीरज के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। घर का दरवाजा खोलने जब नीरज की माँ आती हैं तो वो नीरज को देखकर उससे कहती हैं, नीरू आज तूने इतनी देर लगा दी आने में, ऑफिस में ज़्यादा काम था क्या? नीरज, नहीं मम्मा, वो आपके लिए एक सरप्राइज लाने में देर हो गई। नीरज की माँ, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? नीरज अपने पीछे से सोनी को आगे लाकर अपनी माँ के सामने खड़ी कर देता है। सोनी, पहचाना शीला आंटी? सोनू, तुम यहाँ देहरादून में? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। नीरज की माँ हैरान और खुश होते हुए कहती हैं। सोनी शीला जी को गले लगाकर रोते हुए, कैसी हो आंटी आप? पता है मैंने आपको कितना याद किया। शीला जी उसे चुप कराते हुए, नहीं सोनू, रोते नहीं, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, पर तू यहाँ कैसे? और ये तेरे साथ लड़की कौन है? नेहा हाथ जोड़कर शीला जी से, नमस्ते आंटी, मैं सोनू दी के साथ ही आई हूँ। शीला जी, नमस्ते बेटा, चलो अंदर चलो, पहले अंदर चलकर बात करते हैं। सब घर के अंदर चले जाते हैं और हॉल में बैठ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची दौड़कर शीला जी के पास आती है और कहती है, दादी ये सब कौन है? सोनी उस बच्ची को देखकर उससे कहती है, आप जिया हो ना? वो बच्ची अपनी आंखें टिमटिमाते हुए, हाँ, पर आपको कैसे पता कि आप मुझे जानती हो? सोनी, बेटा आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपकी मम्मा को जानती हूँ। तुम्हारी मम्मा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। जिया, ओ, फिर तो आप नीरज अंकल के साथ भी काम करते होंगे ना, क्योंकि मम्मा और नीरज अंकल भी एक ही ऑफिस में जाते हैं। सोनी, हाँ, और आपको पता है ये जो आपके नीरज अंकल हैं ना, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। जिया, ओ, दोस्त? जैसे मेरे स्कूल में हैं मेरे दोस्त। सोनी, हाँ, जैसे आपके दोस्त हैं ना, वैसे ही नीरज भी मेरे बचपन के दोस्त हैं। जिया, ओके, और ये आपके साथ कौन है? सोनी, बेटा ये हैं हमारी बहन नेहा। जिया, हेलो नेहा दीदी। नेहा, हेलो जिया बेटा। नीरज, जिया बेटा जाओ, मम्मा को बुलाकर लाओ, उन्हें कहना सोनू दीदी आए हैं। जिया, ठीक है अंकल, मैं अभी मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। जिया अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। सोनी और नेहा भी शीला जी के साथ बैठ जाती हैं। फिर नीरज शीला जी को सोनी के यहाँ आने तक की सारी बातें बताता है। शीला जी, इतना सब कुछ हो गया सोनू तेरे साथ, और हम सोच रहे थे कि तू ठीक होगी। बेटा मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई, आई एम सॉरी सोनू। सोनी, शीला आंटी, आप सॉरी मत बोलिए, ये सब होना मेरी किस्मत में ही लिखा था। मुझे इसी तरह शायद इस शहर में आना था और नेहा और सीमा आंटी जैसे प्यारे लोगों से मिलना था। शीला जी, हाँ, किस्मत में शायद यही लिखा था। बहुत नेक है सीमा जी और नेहा, जिन्होंने हमारी बच्ची को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया इस अनजान शहर में। फिर शीला जी नेहा का हाथ पकड़कर, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बहुत एहसान है हम पर, जो तुम लोगों ने हमारी बच्ची को सहारा दिया। थैंक्स नेहा बेटा। नेहा शीला जी के हाथ पर हाथ रखकर, आंटी आप थैंक्स मत कहिए, सोनी दी तो है ही इतनी अच्छी कि हमें पता ही नहीं चला वो कब हमारे लिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई। फिर नेहा सबका मूड थोड़ा करने के लिए कहती है, आंटी मैं तो यहाँ आपकी सबसे बड़ी परेशानी दूर करने आई हूँ, तब कहिएगा थैंक्स आप मुझे। शीला जी, मेरी परेशानी? मैं कुछ समझी नहीं नेहा। नेहा, अरे आंटी आप समझी नहीं, मैं उसी परेशानी की बात कर रही हूँ जो हर माँ को अपने जवान बेटे को देखकर होती है, जिस परेशानी में हर माँ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती हैं। पर आंटी अब चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, अब पल भर में आपकी परेशानी छू मंत्र कर दूंगी। नेहा की बात सुनकर सोनी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और नीरज मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए, आज तो मम्मा का पूरा मनोरंजन होगा, हा हा हा। पर नेहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है और मेरे तो बाल अभी भी काले ही हैं। शीला जी अपने बालों को हाथ लगाते हुए कहती हैं। नेहा, अरे आंटी मैं आपके बेटे की शादी की बात कर रही थी, आप परेशान मत हो, मैं करूँगी ना आपके बेटे से शादी। शीला जी, नीरज, सोनी, क्या? नेहा, नहीं वो मेरा मतलब था कि मैं करवाऊंगी ना आपके बेटे की शादी। सॉरी, वो जल्दी जल्दी में ज़्यादा बोल गई। सोनी, इसे ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं। शीला आंटी, ये नेहा बचपने में पता नहीं क्या क्या बोल देती है, पर है बहुत अच्छी, मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। सोनी नीरज और निशा को मिलाने के पूरे प्लान के बारे में शीला जी को बताती है। सोनी की बात सुनने के बाद शीला जी, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, पर अगर निशा फिर भी ना मानी, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेगी। सोनी,
शीला आंटी वो जरूर मानेगी, क्योंकि मैंने निशा की आंखों में नीरज के लिए प्यार देखा है। वो सिर्फ समाज के डर से आगे नहीं बढ़ रही, उन्हें ये डर है कि वो बच्चे की माँ है तो लोग उसके नीरज की शादी करने पर बातें बनाएंगे। पर आंटी, हमें निशा को यही समझाना होगा कि लोगों के डर से जिंदगी जीना नहीं छोड़ा जाता। लोग आज बोल रहे हैं, कल कौन कहाँ हो किसको पता। तब तो हमारे अपने ही साथ निभाते हैं, ना कि बातें बनाने वाले लोग। हम जो करने जा रहे हैं वो निशा और जिया के अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है। जब तक निशा को नीरज को खोने का एहसास नहीं होगा तब तक निशा हाँ नहीं करेगी। इसलिए हमें ये सब करना ही होगा। नेहा, जी आंटी दी सही कह रही हैं। तभी नेहा को जिया का हाथ पकड़े एक लड़की हॉल में आते हुए दिखती है। वो समझ जाती है कि यही निशा है। नेहा निशा को देखकर सोनी को आंख मारते हुए शीला जी से कहती है, आंटी आप इतनी प्यारी हैं और नीरज भी इतने अच्छे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसी सास और नीरज जैसे पति मिले। सोनी शीला जी को भी निशा के आने का इशारा कर देती हैं। शीला जी जानबूझकर, हाँ 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 नेहा, तुम तो खुद ही इतनी प्यारी हो, तुम्हें तो हमसे अच्छे लोग मिलेंगे। पर हाँ, अगर तुम्हें नीरज पसंद करता है तो मेरी बहू के रूप में तो मैं फौरन हाँ कर देती। पर इतनी हंसमुख लड़की के लिए कौन ना कहेगा भाई। निशा शीला जी की बात सुनकर वहीं रुक जाती है। सोनी, अरे निशा आइए ना आप, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। निशा, सॉरी वो थोड़ा काम कर रही थी तो टाइम लग गया। सोनी, अरे कोई बात नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आइए आपको नेहा से मिलवाती हूँ। सोनी निशा को नेहा से मिलवाती है। निशा, हेलो नेहा, सोनी से आपके और सीमा आंटी के बारे में बहुत सुना है। नेहा, हेलो निशा दी, सॉरी मैं आपको दी बुला सकती हूँ ना। निशा, हाँ जरूर, आपको मुझे जो बुलाना है बुला सकती हो। नेहा, थैंक्स दी, पर आप भी मुझे आप नहीं तुम बुलाओगे। निशा, ठीक है, अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सोनी, नहीं निशा, चाय की कोई जरूरत नहीं है, हम तो सीधा खाना ही खाएंगे। निशा, ठीक है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। शीला जी, चलो निशा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, आज मेरी बेटियां घर आई हैं तो कुछ स्पेशल बनाते हैं, चलो। निशा, जी आंटी चलिए। शीला जी और निशा किचन की तरफ चली जाती हैं और बाकी सब छत पर चले जाते हैं, नीरज के घर की छत पर। जिया, सोनी दीदी, नेहा दीदी को बोलिए ना कि वो नीरज अंकल से शादी ना करें प्लीज। सोनी, जिया बेटा, पर नेहा नीरज से शादी नहीं कर रही है। जिया, पर दीदी, नेहा दीदी तो कह रही थी अभी कि उनको नीरज अंकल जैसा पति चाहिए। नीरज, अरे बेटा वो तो नेहा मजाक कर रही थी ना। जिया, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। नेहा, नहीं जिया, हम झूठ नहीं बोल रहे। सोनी को सोचकर, एक मिनट जिया, पर आप क्यों नहीं चाहती कि नीरज नेहा से शादी करे। नेहा, दी आप क्या बोल रहे हो, बच्ची है वो। सोनी, रुको तो नेहा, आप बताओ ना जिया, आप ऐसा क्यों नहीं चाहते कि नीरज की शादी नेहा से हो। जिया, वो मैं नहीं बता सकती, मम्मा गुस्सा होंगी। सोनी, क्यों। जिया, मैं नहीं बता सकती दीदी। सोनी, देखो जिया बेटा, अगर आप हमें कुछ नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। देखो मैं वादा करती हूँ कि आपके मम्मा आपसे गुस्सा नहीं होंगे। अब आप बताओ सच सच सब। जिया, सोनी दीदी, मैं नहीं चाहती नीरज अंकल किसी और से शादी करें। नीरज, पर क्यों जिया। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मम्मा से ही शादी करें, सिर्फ और मेरे पापा बनकर हमेशा साथ रहें। मैं मम्मा से जब भी कहती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं और बाद में मम्मा खुद भी रोने लग जाती हैं हमेशा, इसीलिए मैं ये बात किसी से नहीं कहती। जिया रोते हुए कहती है। तीनों जिया की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिया, मम्मा कहती हैं कि वो नीरज अंकल के लायक नहीं हैं। अंकल आप ही बताओ, क्या मम्मा अच्छी नहीं हैं कि आप मेरे पापा नहीं बन सकते। मेरे सब दोस्तों के पापा हैं, सब उनके पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं। प्लीज़ मुझे भी पापा चाहिए, प्लीज़ नीरज अंकल आप मेरे पापा बन जाइए ना प्लीज़। जिया रोते हुए नीरज से लिपट जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।